अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम एक दफ़ा फिर अपने दोस्तों के साथ जमा हैं और आज भी हम करंट सिचुएशन से रिलेटेड जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो है कोरोना वायरस की पेंडेमिक, उसका इफ़ेक्ट क्या होगा एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन पे। उसमें हम देखेंगे कि करंट चैलेंजेस क्या हैं और उसके अलावा फ्यूचर कैसा नज़र आता है अगर यही प्रॉब्लम यही पेंडेमिक जो है वो पर्सिस्ट कर जाती है। तो मेरे साथ जो मेरे दोस्त शामिल हैं इस गुफ्तगू में, उनमें सबसे पहले सैयद वजाहत अली हैं, कराची में। वजाहत जो है वो एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म से कनेक्टेड है। उसके अलावा मेरे साथ मेरे दोस्त हैं सुनील उमर, इंग्लैंड से। ये वहाँ की लोकल लोकल गवर्नमेंट में सर्व करते हैं। मेरे साथ कराची से ही एक मेरे और दोस्त हैं, गुफरान सज्जाद। ये एक निजी टीवी चैनल में कंप्यूटर साइंसेस की फ़ील्ड से इनका ताल्लुक है और निजी टीवी चैनल में ये एक सीनियर पोज़ीशन पे हैं। और मैं स्वीडन में होता हूँ और इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट से मेरा ताल्लुक है, मटीरियल फिज़िक्स मेरी फ़ील्ड है। तो दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम आप वालेकुम। खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक-ठाक मज़े में चल रहा है। अच्छा तो यार हम अपना टॉपिक हम इस तरह शुरू करते हैं कि जो कोरोना वायरस की इस वक़्त सिचुएशन है और हमारा जो टॉपिक है आज का एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम वन बाय वन अपने लेट्स से कंट्री में और सिटी में जो करंट सिचुएशन है, क्या लॉकडाउन वहाँ पर है? और लॉकडाउन अगर नहीं है तो सिचुएशन क्या है? तो हम पहले शुरू करते हैं वजाहत से, अगर वो हमें बता सके कि इस वक़्त सिचुएशन क्या है? लॉकडाउन की सिचुएशन क्या है? और जॉब्स और एजुकेशन लोग काम पे जा रहे हैं, स्कूल बंद हैं, खुले हुए हैं या किस तरह है? जज़ाकल्लाह और तमाम लोगों सुनने वालों को बहुत-बहुत अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जहाँ तक स्कूलों का और तालीमी इदारों का ताल्लुक है, बात सबसे पहले यहीं से शुरू कर लेते हैं अपनी हम। तो उनका तो क्लोज़र जो है वो काफ़ी अरसे क़ब्ल ही मुकम्मल हो गया था, यानी गवर्नमेंट की जानिब से हुँ, जब सबसे पहला यहाँ पर केस सामने आया था या सबसे पहला जो है वो इसके सिलसिले में समझ लें कि खतरे की घंटी बजी थी, तो सबसे पहला जो उन्होंने कदम उठाया था वो तालीमी इदारों की बंदिश का ही था और उसमें हुँ, उन्होंने स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करते हुए सबसे पहले स्कूल्स, फिर उसके बाद कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और फिर उसके बाद हुँ, तमाम तालीमी इदारे, इसमें मदारिस भी शामिल हैं। वो फिर उसका उन्होंने बंदिश का मुकम्मल तौर पे ऐलान कर दिया और उसको तो बहुत ही ज़्यादा सख्ती से स्ट्रिक्टली जो है ना फ़ॉलो किया जा रहा है। सही। फिर एक के बाद एक जो है वो आगे उन्होंने बंद किए शॉपिंग मॉल्स के हवाले से, पब्लिक प्लेसेस के हवाले से। जैसे ही स्कूलों की बंदिश का यानी उनकी क्लोज़र का ऐलान हुआ, आवाम जो थी वो भागकर सीओ पे पहुँच गई। तो फिर लाठीचार्ज हुँ, करना पड़ा जाके तमाम हमारे एजेंसीज़ को, पुलिस वालों को। हुँ, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता चीज़ें बंद हुईं और बिलाखिर हुँ, अभी सिचुएशन ये है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए शाम के 5 बजे से लेके सुबह के 8 बजे तक जो है वो एक बहुत ही स्ट्रिक्ट किस्म का कर्फ्यू फ़ॉलो हो रहा है, जिसके बारे में तफ़सीलात सही। मैं समझता हूँ कि ग़ुफ़रान ज़्यादा बेहतर तरीके से दे सकते हैं, उनका ताल्लुक हुँ, मीडिया से है। हुँ, लेकिन ये कि तमाम दुकानें वग़ैरह बिल्कुल बंद होती हैं और एक मर्तबा फिर जो है ना वो 90s के अशरे की जो है वो याद आ गई है कि जब 5 हुँ, बजे जो है दुकानें बंद हो जाया करती थी, लेकिन वो फ़ॉलो हो रहा है। अलबत्ता एक जो मैं अपने दिली दुःख का इज़हार करना चाहूँगा यकीनी तौर पे वो ये है कि इस सारे के सारे सिलसिले में मसाजिद की बंदिश का भी जो है वो मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ़ ऐलान हो चुका है बल्कि उसको फ़ॉलो भी किया जा रहा अच्छा। है। हुँ, हुँ, और हुँ, हुँ, मसाजिद भी जो है उनमें सिर्फ़ जो खुद्दाम और मसाजिद के अंदर लोग मौजूद हैं हुँ, यानी इमाम और खादिम और मुअज़्ज़िन समेत हुँ, मैक्सिमम 6 लोगों की इजाज़त है कि आप वहाँ पर मस्जिद में जमात कर सकते हैं। अज़ानें अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं तमाम मसाजिद से और हुँ, वहाँ पर जमात भी हो रही है, लेकिन जो जमात का एक कॉन्सेप्ट है या जमात का एक हुँ। तसव्वुर होता है वो इस वक़्त मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। अच्छा, लेकिन ये सिंध सिंध गवर्नमेंट की हद तक है या सिंध प्रोविंस की हद तक है? हाँ, ये ऐलान तो मेरी मालूमात के हिसाब से सिर्फ़ सिंध ने ही किया है, मुकम्मल मसाजिद की बंदिश का और उसमें पाबंदी का। और ये जुमे के पिछला जो गुज़रा है, इससे इस पर जो है ज़्यादा सख्ती से ऐलान हुआ है, 5 हुँ, अप्रैल तक का, कि वहाँ पर जुमे की नमाज़ और बाकी नमाज़ के इज्तिमात मुनक्किद नहीं होंगे। सही। लेकिन अज़ान का जो है सिलसिला जारी रहेगा इंशाअल्लाह। हुँ। तो ये पिछले उससे हुआ है। मुझे मुकम्मल इल्म नहीं है, शायद ग़ुफ़रान इस बारे में बेहतर बता सकें कि बक़िया सही है। सूबों के अंदर क्या सूरत-ए-हाल है। हाँ,
तो यार हम फिर ऐसा करते हैं कि गुफरान की तरफ चलते हैं, वो हमें ये भी बता सकता है कि वजाहत ने इस तरह एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का बताया ओवरऑल। तो गुफरान यार, मिसाल तौर पर कराची में या सिंध हुकूमत की सतह पर या उससे बढ़ के दूसरे सूबों में क्या सिचुएशन है जॉब के हवाले से खास तौर पे? यानी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स तो बहुत अरसे से बंद है, इस तरह वजाहत की मेरे ख्याल अक्रॉस पाकिस्तान है, लेकिन लोग काम पे जा रहे हैं, वर्किंग फ्रॉम होम कर रहे हैं, दुकानें वगैरह खुली हुई हैं। क्या क्या सिलसिला है आजकल? अस्सलाम वालेकुम। नहीं, काम के सिलसिले में तो ये है कि पार्शली काम चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम जो है वो ज़्यादातर फॉलो किया जा रहा है। सही। ज़्यादा मतलब कुछ हमारी ऑफिस में जहाँ पे बहुत ज़्यादा नीड होती है खुद अटेंड वहाँ पे पहुँचने की, लेकिन कि वहाँ पे भी वर्क फ्रॉम होम जो है वो ट्राई कर दिया गया है। इसी तरह से बहुत सारे ही तकरीबन इदारों में जो है वर्क फ्रॉम होम ही होता है। जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम नहीं है तो वहाँ पे छुट्टियों का ऐलान हो जाता है। सही सही। बाकी इंस्टीट्यूट का तो आपका वाजी भाई ने हमें बता दिया कि वो सारा सभी बंद है। इवन मदारिस भी बंद हैं। हिफ्ज़ वाले जो बच्चे हैं वो उनका भी बड़ा लॉस हो रहा है। और जो है एक मिनट सही। अच्छा, ये तो ये इसका जो है वो पूरे पाकिस्तान में ऐसा है या फिर सिर्फ कराची या सिंध तक इस तरह का? नहीं, ये चीज़ें सब में कॉमन है। सही। ये वाला जो मतलब लॉकडाउन का ये वाला जो सिनेरियो है स्कूल का और ऑफिसेज का, ये तकरीबन सब में ही अब कॉमन है। मतलब तमाम ही गवर्नमेंट इदारे जो हैं वो तकरीबन बंद हैं और बहुत ही नेसेसरी स्टाफ जो है वो आता है काम करने, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो भी बंद है सिवाय बैंक्स के। बैंक्स जो है वो अपना खुले हुए हैं, उनके भी जो है वो बहुत क्रिटिकल स्टाफ जो है वो खाली अटेंड करने आता है ऑफिस। बाकी तकरीबन सब जो है वर्क फ्रॉम होम कोई पॉलिसी ही अपना रहे हैं। सही है। क्योंकि आपको पता ही ये इशू ही ऐसा है कि इसमें जो है वो हमें ज़्यादा मजमा नहीं लगाना है। सही है। सिवाय घर में मजमा लगा सकते हैं। नहीं, मैंने जहाँ तक नोट किया है घर पे भी काफ़ी लोगों ने जो है वो अपने आप को कंटेन किया हुआ है। जहाँ कर सकते हैं, ज़ाहिर बात है बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आप कंटेन नहीं कर सकते, वहाँ पे आपको निकलना ही पड़ेगा। सही है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ अगर इसी फोरम पे मैं एक चीज़ जो वो ऐड कर सकूँ, ये है कि लॉकडाउन तो हुआ है और जैसे वजी भाई ने बताया कि शाम 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक तो एक कर्फ्यू का समय बिल्कुल बंद हो जाता है। इवन ये मूवमेंट भी बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो जाती है और इन्होंने कुछ इस तरह से नाकाबंदियां भी इस तरह से की के इलाके के हिसाब से जो है वो उन्होंने टाउन जो है वो बंद किया। मतलब आप एक टाउन के अंदर तो घूम सकते हैं, लेकिन टाउन के बाहर जाने के लिए आपको काफी जतन करने पड़ते हैं, गलियों से निकले आप इधर उधर। तो ये अच्छी चीज करी हुई, लेकिन जो इसमें जो फ्लॉ है वो ये कि लॉकडाउन में तकरीबन हमें हो गए 8 दिन, और इन 8 दिनों में इन्होंने जो है वो कोई अच्छे मेजर कोई स्टेप्स नहीं उठाए, कोई स्क्रीनिंग का अमल करते, कोई टाउन के हिसाब से या यूसीज के हिसाब से उसको लेके आते और वहाँ पे लोगों को चेक करते। अब होता ये है कि जब 8 बजे जब ये लॉकडाउन थोड़ा सा हटता है तो लोग फिर निकलते हैं। जब लोग निकलते हैं तो जाहिर बात है अब इसको क्या पता कि कौन अफेक्टेड है कौन क्या है, और खुद जो अफेक्टेड है उसको भी नहीं पता होता कि वो अफेक्टेड है। यानी तो इसका मतलब है कि थोड़ा मजीद इसको लॉकडाउन के अलावा भी थोड़ी प्रिकॉशनरी या क्लीनिंग के हवाले से कुछ और लेना चाहिए था। अच्छा, बिल्कुल इसको हमें स्क्रीनिंग पे जाना पड़ेगा। और ये मुझे नहीं लगता कि ये कोई सी भी गवर्नमेंट से मतलब प्रोविंशियल गवर्नमेंट या जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है ये इस चीज़ को फॉलो कर रही है। सही। तो ये बड़ा ही एक हसास इशू है, और जिसकी वजह से आप देख ही रहे हैं कि अभी आज तबलीगी जमात के तकरीबन 23 लोगों में जो है वो ये वायरस से तशखीस हुआ और फिर पूरा रेमंड जो है उन्होंने बंद करना पड़ा। तो ये स्टेप्स पहले से ले लिए जाते तो शायद ये भी ना होता। तो हमारा जो है वो काउंट जो है तकरीबन 1800 पे पहुंच गया। ठीक है। अच्छा, तो यार हम सुनील से जानते हैं कि इंग्लैंड में या सुनील जिस शहर में वहाँ पर सिचुएशन क्या है। जिस तरह गुफरान ने बताया, एजुकेशन और वर्क रिलेटेड किस तरह का है, लॉकडाउन है या नहीं है किस तरह, और क्या वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी मोर स्ट्रिक्ट हैं या किस तरह वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबको मेरा सलाम और बहुत बहुत शुक्रिया आसिम आपका इधर मदू करने के लिए और मेरी राय जानने के लिए। पोर्ट्समथ जो मेरा शहर है और यूके इन जनरल, सबसे पहले मैं बात बताऊं, गुफरान और वजाहत की मैंने बात सुनी और बड़ी हैरत हुई मुझे कि वेस्टर्न सोसाइटी भी बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है। जिस तरह वजाहत भाई ने कहा कि जब उन्होंने लॉकडाउन किया तो लोग सीवीओ पहुंच गए,
तो यकीन करें मैं जिस टाउन में रहता हूँ, एक कोस्टल टाउन है साउथ ऑफ इंग्लैंड में, और यहाँ भी वीकेंड में 2 वीकेंड से हो रहा है लॉकडाउन के बाद के वेदर लकीली बहुत अच्छा है, तो लोग जो है सी साइड पे पहुंच जाते हैं, वहां भी इसी तरह पुलिस आके फिर उनको डिस्पर्स करती है। तो वेस्टर्न सोसाइटी भी बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है। अच्छा, यूके में ये हुआ कि हम लोगों ने एज कंपैरिजन टू फ्रांस और स्पेन, हमने लेट लॉकडाउन शुरू किया, चंद दिन, 5 या 7 दिन, लेकिन उसका इफेक्ट बड़ा अच्छा रहा जब से, क्योंकि सिविक सेंस थोड़ा सा बेटर है थर्ड वर्ल्ड कंट्री से या हमारी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से, तो लोगों ने बातें सुनी और लोग डरे हुए भी बहुत थे। तो स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए और स्मॉल बिजनेसेस बंद हुए, फिर पब्स बंद हुए, फिर पार्क्स में लोग जा रहे थे, उसमें ये हुआ कि भाई आप जाएं लेकिन सोशल डिस्टेंस रखें, एक्सरसाइज आप एक दिन में कर सकते हैं, दवाई लेने अपनी आप जा सकते हैं, फार्मेसी, आप सुपरमार्केट शॉपिंग करने जा सकते हैं, लेकिन जब आप वहां जाएं तो आपकी एक सोशल डिस्टेंसिंग हो। तो इसमें क्योंकि सिविक सेंस थोड़ा सा बेटर है दूसरी कंट्रीज से, तो लोगों ने खुद ही सोशल डिस्टेंसिंग करना शुरू की। एक चीज जो मैंने नोट की, पाकिस्तान में लोगों से बात होती है, गफरान और वजह से बात हुई, और यहाँ देखा कभी कभार मेरे ख्याल है कौमों की जो अच्छी चीजें होती हैं, मजबूत चीजें होती हैं, वो ऐसे क्राइसिस में वो एक मनफी असर डालती हैं। जैसे पाकिस्तानी कौम के बारे में मशहूर है कि बहुत ही रेजिलिएंट कौम है, बहुत बहादुर कौम है। तो ये जो हमें नजर आया, ये वबा फैली, तो पाकिस्तानी कौम अभी भी उसको ऐसा ले रही है कि वो जो है उनको ये नहीं होगा, बाहर निकल रहे हैं, दिलेरी दिखा रहे हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल है काउंटर प्रोडक्टिव है। यहाँ यूके में ये हुआ और वेस्टर्न कंट्रीज में लोग आइसोलेट हो गए, और उससे फिर फायदा ये हुआ कि वबा इतनी तेजी से नहीं फैल रही, फैल तो अभी भी रही है, आज भी नियरली 400 डेथ्स हुई हैं यूके में, लेकिन फिर भी काफी हद तक कंट्रोल कर लिया। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि तालीमी इदारे बंद हुए, वो तो ऑनलाइन चीजें सही हो रही हैं, लेकिन जो स्मॉल बिजनेसेस सफर कर रहे हैं और जिस कदर परेशान है लोग, हुकूमत उनकी मदद कर रही है, लेकिन अभी मेरे ख्याल 1-1.5-2 हफ्ते और लगेंगे उनको पैसे आने में जो उनको रेगुलरली उनके बैंक अकाउंट्स में आते थे, इसलिए लोग काफी परेशान है इसको लेकर। लेकिन अच्छी बात यह है कि हुकूमत की सपोर्ट है, जो कि पाकिस्तान या दूसरी कंट्रीज में शायद इतनी मौसर नहीं है। तो ये फर्क थोड़ा सा मुझे महसूस हुआ। यानी एजुकेशन जो है वो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है और वर्किंग फ्रॉम होम मेनली पॉसिबल है, और कुछ सेक्टर्स होंगे, मिसाल के तौर पे मेडिकल या फूड सप्लाई चेन जो है, ऑफ कोर्स उन लोगों को तो काम करना होगा। मेरे ख्याल इन जनरल यही सिचुएशन है इस वक्त। हाँ, जो की वर्कर्स हैं, आसिम सॉरी मैं ये बात मिस कर गया, की वर्कर्स जो हैं, नर्सेज, डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट, पुलिस ऑफिसर्स, और जो डिलीवरी ड्राइवर्स हैं उनको भी की वर्कर की कैटेगरी में डाला गया है, और जो काम करते हैं बेनिफिट ऑफिसेज में, ताकि वो बेनिफिट लोगों को दे सकें, जॉब सीकर अलाउंस लोग अप्लाई करेंगे आप, तो उनको की वर्कर करार दिया गया है। उनके बच्चों को भी अलाउ है कि वो स्कूल जा सकते हैं, सही, ठीक, और वो स्कूल में रहेंगे। तो स्कूल में जहाँ 600 बच्चे आते थे, अब 20-30 बच्चे आ रहे हैं की वर्कर्स, ठीक है, ये कैटेगरी बनाई। तो स्वीडन का मैं थोड़ा सा बता दूं कि स्वीडन में जो है वो कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है, और ये एक बहुत ही जो है एक हॉट डिबेट आप कह सकते हैं ये रही। बहुत से लोगों का ख्याल है कि बाकी कंट्रीज में, मिसाल के तौर पे इटली को जब देखा गया, चाइना से हटके यूरोप में इटली पहला कंट्री था जिन्होंने बहुत बाद में जाके एक्शन लिया, और फिर उसकी वजह से जिस सिवियरिटी के साथ ये सारा इसका मतलब फॉल आउट हुआ इस सारे इशू का, पेंडेमिक का, तो उसको देखते हुए यूके ने इनिशियली, क्योंकि स्वीडन मुझे लग रहा था कि यूके को फॉलो कर रहा है, यूके ने भी इनिशियली हर्ड इम्यूनिटी की बात की कि लॉकडाउन नहीं करेंगे और ये पेंडेमिक रहने के लिए आया है, लिहाजा इसको दूसरी स्ट्रेटेजी अप्लाई की। स्वीडन में अभी तक ऐसा है, तो स्वीडन में लॉकडाउन नहीं है। मेनली जो इदारे हैं, जो हाई स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज, वो बंद है। सारी एजुकेशन ऑनलाइन शिफ्ट हो चुकी है, मेजॉरिटी पाकिस्तान और इंग्लैंड की तरह। और जो है, लेकिन जो फोर स्कूल है, जो जिसको हम डे केयर कहते हैं, ये जो प्राइमरी स्कूल है, वो बंद नहीं हुए। तो प्राइमरी स्कूल अभी तक चल रहे हैं, और उस पर एक डिबेट है कि बंद होने चाहिए नहीं होने चाहिए। उसमें फैक्टर यही है कि उनका कहना है कि अगर हम स्कूल बंद कर देंगे तो पेरेंट्स, खासतौर पर स्वीडन में सिंगल पेरेंट की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, तो अगर उनके लिए तो कोई ऑप्शन नहीं होगा कि उनका कोई पार्टनर नहीं है जो वर्क फ्रॉम होम कर सके, तो इसलिए अभी तक लॉकडाउन नहीं हुआ, मेनली वर्क फ्रॉम होम है। लेकिन बिजनेसेस ऑफ कोर्स सफर कर रहे हैं। जहाँ तक सोशल डिस्टेंसेस की बात है, तो ये भी समझा जाता था, हम भी समझते थे कि सिविक सेंस यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन जो पैनिक बाइंग हमने देखी, वो शायद मतलब अमेरिका या यूके या ऑस्ट्रेलिया जितने तरस उस लेवल पे नहीं थी, लेकिन यहाँ भी वो चीजें हुई। उसके अलावा जो है वो आपको, जब आप बाहर जाते हैं तो आपको जो हाई रिस्क ग्रुप है, बहुत से जो बुजुर्ग हजरात हैं, वो अब भी अपनी वैसी ही रूटीन लाइफ आपको कंटिन्यू करते, कैफेज में बैठे हुए या शॉपिंग करते हुए, बिल्कुल नॉर्मल। तो स्वीडन में ओवरऑल अप्रोच जो है वो नॉर्मल लाइफ की भी रिलैक्स्ड है।
अभी भी ओवरऑल रिलैक्स अप्रोच लग रही है, जिसको हम कहते हैं कि एज बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, सिवाय के वर्किंग होम और सोशल डिस्टेंसिंग का। इनिशियली जो है वो कुछ 2 हफ्ते पहले तक था कि 500 से ज़्यादा गैदरिंग नहीं होगी, अब जाकर उन्होंने 50 की है। तो 50 की आप अभी भी कर सकते हैं और उससे मजीद आगे नहीं गए। तो अभी डिबेट चल रही है, ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद देखा जाएगा कि डेथ रेट या मोर्टेलिटी रेट कहाँ पर जाता है। केसेस बहुत ज़्यादा हो गए, 3000 के करीब हो गए, डेथ्स जो हैं वो 150 के करीब पहुँचने वाली हैं। तो सिचुएशन ओवरऑल यही है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम इन जनरल। अच्छा, तो यार इसके बाद हम चलते हैं, तो ये तो एक करंट सिचुएशन थी कि क्या हो रहा है। मैं आप सब लोगों से जानना चाहता हूँ, या मेरा ख्याल है हमें इसको डिस्कस करना चाहिए कि हमने ओवरऑल देखा कि भाई यानी एजुकेशन किसी तरीके से कंटिन्यू है, ऑनलाइन हो सकती है। पाकिस्तान में शायद कंप्लीटली उसको ऑनलाइन करना उस तरह भी पॉसिबल ना हो। तो एक तो एजुकेशन सेक्टर है जो कि इससे अफेक्ट हो सकता है इकोनॉमिकली। उसके अलावा यार वो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि आपको लग रहा है कि यार अगर ये 2 हफ्ते भी ऐसा रहा या 1 महीने भी ऐसा रहा, तो ये बिल्कुल जो है वो दिवालिया हो सकते हैं, बिल्कुल बंद हो सकते हैं। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, और अगर उसी को कनेक्ट करते हुए आप मुख्तसर ये बता सकें कि यानी जिस जगह पे आप मौजूद हैं, मिसाल के तौर पे मैं इंग्लैंड और सुनील इंग्लैंड का, मैं स्वीडन का बता सकता हूँ कि जो डिफरेंट क्लासेस हैं हमारे, यानी अगर एक मिडिल क्लास है या अपर क्लास है या जो पुअर लोग हैं, वो किस तरह कोप कर पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम मजाद के पास जाएंगे। देखिए, एजुकेशन के मुताल्लिक तो बता ही दिया कि एजुकेशन जो है वो इस टाइम पर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव में सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला जो है वो होगा। वो मैं इसलिए सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला कह रहा हूँ क्योंकि इसके जो असरात हैं वो दूररस होंगे। सही। यानी ये जो है वो लॉन्ग रन के अंदर जो अभी गैप आ रहा है, जो अभी एजुकेशन से दूर हो रहे हैं लोग, उसका जो असर है वो आने वाले सालों के अंदर जो पड़ेगा। अल्लाह ना करे अगर ये मामला जो है वो और मज़ीद ज़्यादा खिंचता है। उसके बाद जितनी भी हमारी हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो तमाम की तमाम जो है इससे मुतासर है। इसलिए कि आप सही। प्रोडक्शन तो कर ही नहीं सकते। इसमें आप ना वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ना आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ना ही आपको कुछ और करना होगा। आपको उसके लिए ऑपरेटर्स चाहिए, वो हैवी मशीनरी चलाने वाले चाहिए, उसके लिए सप्लाई चेन पूरी चाहिए आपको। अ, फिर सेकंड नंबर पर जो पाकिस्तान का इशू है बाकी दुनिया के मुकाबले में, वो यहाँ की लो बैंडविड्थ है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेट। अगर आप जो है वो अपने कुछ इदारों को और कुछ चीज़ों को ऑनलाइन कर भी दें, तो आपके पास जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है कि जिसकी वजह से सहार सकें। मतलब सही। सिचुएशन तो ये है पूरी दुनिया में कि मैं कल बात कर रहा था अपने सीईओ से, तो उन्होंने कहा कि जी जितनी भी नई सर्विसेज हैं जैसे जूम वगैरह या जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी दे रहे हैं, उन्होंने जो है वो रिस्ट्रिक्शन लगा दी है कि जी पूरी दुनिया को बाद में देंगे, पहले हम देंगे अमेरिकन को और नॉर्थ अमेरिकन को। हम्म। और उसमें भी जो है वो कोटा बना देंगे कि जी आपके पास जो एंटरटेनमेंट है वो उसको बाद की प्रायोरिटी मिलेगी। जो मेन हैं जो कनेक्ट हो रहे हैं अपनी पूरी दुनिया के साथ, लोग अपनी ऑनलाइन चला रहे हैं चीज़ें वगैरह, उनको जो है वो उस पर ज़्यादा वो मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब एजुकेशन कह लें कि अब एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में। सेकंड नंबर पे जितनी मैन्युफैक्चरिंग है, और ऑब्वियसली उस मैन्युफैक्चरिंग में उसकी पूरी सप्लाई चेन, क्योंकि सही। आपने तो लॉकडाउन कर दिया ना आपकी। तो मैं भी हम्म। जैसे सोच रहा था कि आपके पास तो थोड़े अरसे में जो आपकी ड्राइव डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें चीज़ वगैरह या बटर वगैरह, उसकी सारी इंडस्ट्री तो पंजाब के अंदर मौजूद है। कराची में तो सही। बहुत बड़ा बुरहान आने वाला है। आपके चीज़, आपके बटर वगैरह ये तो शॉर्ट हो जाएंगे। हम्म। अगर यहाँ पर कोई डेयरी प्रोडक्ट बन रही है तो वो घी और तेल है सिर्फ, कि जो हम्म। यहाँ की प्रोडक्शन और यहाँ की चीज़ों को कर सकते हैं। आपने तो हम्म। उसको भी रोका हुआ है अभी, कि उसके लिए भी आप बंदों को अभी नहीं जाने दे रहे, या डेली वेजेस वाले जो रखते हैं। फिर एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम आएगा पाकिस्तान में, वो आपकी इकॉनमी का बहुत बड़ा चंक है, वो है आपकी टेक्सटाइल जो आप एक्सपोर्ट करते हैं। आपने वो टेक्सटाइल भी रोकी हुई है, तो उसका इफेक्ट भी जो है वो आपके अगले फिस्कल ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इम्पेक्ट आएगा उसका। हम्म। यानी ये तो मुझे मोटी मोटी ऐसी बातें जहन में आ रही हैं कि जो यानी चेरी ऑन द टॉपिंग्स हैं, लेकिन सही। आपको जो है वो एक्चुअल केक में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसी चीज़ें हैं, हम्म। इसके बारे में तो अभी स्पेकुलेट करने का भी मतलब दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि मतलब आदमी सोच के हौल आता है सही बात कि है। पाकिस्तान जैसे डेवलपिंग कंट्री के अंदर जो है क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। हम्म। तो इसका मतलब यार ओवरऑल सिचुएशन खराब है। हम थोड़ा सा इसको लॉन्ग टर्म को आगे चल के डिस्कस करेंगे, उसमें मेरा ख्याल है चाहे वो हमें जितना भी थोड़ा सा उसमें अनकंफर्टेबल हो बात करना, लेकिन हम थोड़ा सा सोचेंगे उस बारे में कि क्या
लॉन्ग टर्म क्या हो सकता है। अच्छा गुफरान, तो यार ये जो डिफरेंट, जिस तरह वजाहत ने बताया, डिफरेंट सेक्टर्स बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट हो रहे हैं या मतलब कंटिन्यूसली इफेक्ट हो रहे हैं, तो डिफरेंट जो क्लासेस हैं वो मिसाल तो अगर कोई मिडिल क्लास एरिया है या मिडिल क्लास एक शख्स है, फैमिली है, या जो गरीब हैं, जो मिसाल के तौर पे चौराहों पे बैठे हुए होते हैं मजदूरी के लिए, उन डेली वेजेस वाले हैं, वो किस तरह कर रहे हैं? जब अब ये पैनिक बाइंग शुरू हुई, लोगों ने घरों में राशन रखना कहा, यानी हुकूमत की तरफ से कहा गया, और जो बहुत अमीर क्लास है उनके भी जो है वो कुछ अरसे तक, वो भी ज़्यादा अरसे तक सर्वाइव कर सकते हैं। तो लोगों का ओवरऑल क्या है, सोच क्या है? लोग क्या रिलैक्स हैं या बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं कि यार अगर 2 हफ्ते और रहा तो हम बिल्कुल जो है वो, यानी जो मिडिल क्लास तबका है या गरीब तबका है, तो डिफरेंट क्लासेस जो हैं वो कैसे सर्वाइव कर रही हैं इस वक़्त? यहाँ पे मैं एक एक अजीब सी बात बताऊँ। हाँ, यहाँ पे बताओ। हमारे सुनील भाई जो यूके से हैं, उन्होंने मुझे बताया, मतलब उन्होंने एक अपना पर्सपेक्टिव बताया कि मतलब पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे होंगे, ये हो रहा है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक तो यहाँ पे केसेस इतने नहीं हो रहे, बड़ी अजीब सी बात है। अभी तक सिर्फ 1600 केसेस आए हैं, उसमें से 26 जो है वो डेथ्स हुई हैं हुँ, और 50 तो रिकवर कर गए माशाल्लाह। हालांकि यहाँ पे जो है वो लॉकडाउन इतना अच्छा फॉलो किया भी नहीं जा रहा है जितना मेरे हाल में बाकी इटली वगैरह में कितना सख्त लॉकडाउन हुआ है, हुँ, चाइना में कितना सख्त लॉकडाउन हुआ था। हुँ, यहाँ पे इतना नहीं हो रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अल्लाह का कोई खास करम है जिसकी वजह से यहाँ पे जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो ये नंबर्स रेज नहीं हो रहे हैं। तो इसका जो दूसरा इफेक्ट है वो ये है कि भाई जो हमारे लोकल सेक्टर है, वजीब भाई ने तो बड़े 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 सेक्टर गिना दिए, लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे ट्रांसपोर्ट सेक्टर है वो हमारा बड़ा शदीद मुतासर हुआ है इस सही। वक्त। तो जो ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड लोग थे वो तो समझ लो कि सब जमीन पे आ रहे हैं आहिस्ता हुँ, हुँ, आहिस्ता। हुँ, ऊबर चला रहे थे, करीम चला रहे थे, रिक्शा चला रहे थे, वगैरह हुँ, वगैरह, ये तो बड़े हुँ, मुश्किलात में। लेकिन जो फूड सेक्टर के लोग थे, या फूड में भी, मतलब मैं रेस्टोरेंट वगैरह की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो ग्रोसरी वगैरह से रिलेटेड है वो रिलैक्स है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ग्रोसरी सारी अवेलेबल है और कोई पैनिक नहीं है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और सप्लाई भी बहुत अच्छी तरीके से जारी है। यहाँ पे जो है वो सिंध गवर्नमेंट ने जो है वो सप्लाई पे कोई पाबंदी नहीं लगाई हुई, सही। और बल्कि जो इंटरसिटी जो सारी ट्रांसपोर्ट चल रही है, वो सारी गुड्स जो ट्रांसपोर्ट है वो सारी चल रही है। हुँ, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो बंद की हुई है, जो कि एक अच्छा स्टेप है, जाहिर बात है, हुँ, क्योंकि हमें जो है वो पब्लिक को थोड़ा सा आइसोलेट रखना है। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सप्लाई चेन का मुझे नहीं लग रहा कि कोई इसमें मसला आ रहा है, और सही। आने वाले 3-4 महीनों में तो नहीं आ रहा। आगे चल के अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि जाहिर बात है सही, जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो कहीं ना कहीं तो मसले आएंगे। सही। लेकिन ये कि वैसे जो डेली रूटीन की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी प्रोड्यूस भी हो रही हैं, उनके वर्कर्स भी काम पे जा रहे हैं, उनको सेफ्टी प्रिकॉशन वगैरह सब फॉलो भी कर रहे हैं, हुँ, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो सप्लाई भी पूरी तरह से जारी है। सही है। अलबत्ता हमारे जो डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग थे, जैसे कि वेटर्स हो गए, और ये ट्रांसपोर्ट सेक्टर जैसे मैंने आपको बताया ये है, टीचर्स हैं जो काम कर रहे थे, ट्यूटर्स वगैरह, ये वो जो मतलब ये मिडिल क्लास की बात बता रहा हूँ। हुँ, तो ये जाहिर बात है इफेक्ट हो रहे हैं, और काफ़ी इफेक्ट हो रहे हैं। तो सही। अल्लाह रहम करे हुँ, इसमें क्या हो रहा है। हाँ, अलबत्ता एक चीज़ मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ हुँ, कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे लोगों ने जो है स्टॉक कर करके चीज़ें रखी हैं, कुछ लोग होंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी वाफिर मिकदार में चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो मैंने देखा कि यूके में और दूसरी जगहों पर जो है वो मेरी जब बात हुई लोगों से, तो मुझे पता चला यार वहाँ पे ग्रोसरी स्टोर्स खाली हो गए हैं, वहाँ पे टिश्यू पेपर ही नहीं मिल रहे हैं, वहाँ पे सैनिटाइजर्स नहीं मिल रहे हैं, यहाँ पे सब मिल रहा है सही है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर के थोड़ा सा ही आगे चेज डिपार्टमेंटल स्टोर है बहुत बड़ा, हुँ, और वहाँ पे सारी की सारी रैक्स, हर किस्म की कैटेगरीज, चाहे वो मसाले हो, चाहे वो आपके चावल हो, घी हो, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सब फुल है। तो सही है। यहाँ तो पे यार इस तरह का हुँ, मुझे अभी तो कोई पैनिक नजर नहीं आ रहा, और लोगों का स्टॉक करने का भी कोई मुझे मूड नजर नहीं आ रहा, हुँ, क्योंकि अभी तमाम चीजें जो वो एक बैलेंस के साथ चल रही हैं। सही। तो अब हम सुनील से पूछते हैं कि यार सुनील, इंग्लैंड में कैसा है कि क्या वहाँ पर हम, जिस तरह हम पाकिस्तान में बात करते हैं डिफरेंट क्लासेस की, पुअर क्लास है और एक वर्किंग क्लास है, एक एलीट है, तो क्या वहाँ भी इसी तरह का सिलसिला होता है? और वो लोग, यानी किस तरह लोग सर्वाइव कर रहे हैं? जो वर्क फ्रॉम होम चला गया है, कुछ चीज़ें, यानी काम फिलहाल चल रहा है, जो लेट्स से जो मतलब ग्रोसरी स्टोर्स या
डिफरेंट किस्म की शॉप्स होती हैं, जो लो लेवल का बिजनेस है, लो इंडस्ट्रीज हैं, वो अगर बंद भी पड़ी हैं तो लोग क्या सर्वाइव कर रहे हैं, रिलैक्स हैं? करंट सिचुएशन क्या है? आसिम, परेशानी तो यहाँ भी बहुत ज्यादा है लोकल बिजनेसेस को, और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी। सबसे ज्यादा जो परेशान है तबका वो है सेल्फ एम्प्लॉयड तबका। वो उसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में वो लोग आ जाते हैं जिस तरह टैक्सी ड्राइवर्स हैं, या फिर कोई कोच है क्रिकेट सिखा रहा है बच्चों को या टेनिस सिखा रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, वो सबसे ज्यादा सफर कर रहा है, क्योंकि लोग टैक्सी में बैठ नहीं रहे, लोग अपने बच्चों को लेके क्रिकेट या टेनिस लेसन दिलाने नहीं लेके जा रहे। तो ये जो सेल्फ एम्प्लॉयड तबका है, उसकी हुकूमत ने अभी पिछले हफ्ते अनाउंस किया है कि उसके लिए भी एक पैकेज आया है, लेकिन ऑब्वियसली वो उतना नहीं कमा पाएगा, उसकी इनकम जो होगी उसका 75% उसको मिलेगा। स्मॉल बिजनेस बिल्कुल कोलैप्स कर गए हैं, उनकी जॉबें चली गई हैं लोगों की, अब वो आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत दे रही है, लेकिन वो भी 75-80% देगी। तो ये बिजनेस सबका बड़ा वो कर रहा है। अच्छा, जो ऑब्वियसली मल्टी मिलियनर लोग हैं उनके पास तो बैकअप इतना है कि वो मेरे ख्याल है लॉकडाउन अगर अगले 5 साल भी रहे तो सर्वाइव कर जाएंगे। तो यहाँ भी क्लास सिस्टम तो ऑब्वियसली। एक बात जो गफरान ने कही पाकिस्तान के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इतने वो नहीं है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा इसमें, गफरान ने कहा कि कुछ 500-600 शायद केसेस हैं और कुछ अमवात हैं। देखिए, ये टेस्टिंग पे भी डिपेंड करता है। यूके में बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इस बात पे हो रहा है कि जर्मनी में 2.5 लाख टेस्टिंग हो रही है एवरीडे, हमारे यहाँ भी 10,000 टेस्टिंग हर रोज नहीं हो रही। उसके बावजूद 17,000 केसेस नोन है, जिसमें से वफात भी लोगों की हो गई है। तो पाकिस्तान में ये जो नंबर अभी हमें नजर आ रहा है कि 500-600 लोगों को वायरस हुआ है, ये डिपेंड करता है कि आप टेस्टिंग किस बुनियाद पे कर रहे हैं, कितनी टेस्टिंग कर रहे हैं। पता नहीं कितने कैरियर अभी हों बाहर, लेकिन क्योंकि हमें टेस्टिंग नहीं कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उनको वायरस है कि नहीं। तो उम्मीद है मुझे कि पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो ऐसी ही रहे और इतना खराब ना हो मामला जितना यूरोप में हुआ है, लेकिन एक टेस्टिंग भी इसमें एक अहम इशू है। तो यार मतलब मैं बताता हूँ एक मिनट। एक जो परमुटेशन के हिसाब से जो चीजें होती है ना, तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अभी 20,000 टेस्ट हो चुके हैं। तो 20,000 टेस्ट में से जो है वो हमारे पास जो कंफर्म केसेस आए हैं वो अभी 1800 आए हैं। तो अगर उसके हिसाब से अगर हम अपनी प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी निकालें, तो आप देख लें ये तो बहुत कम बन रही है। तो सैम्पलिंग अगर हम करेंगे इस हिसाब से तो फिर आपको पता चल जाएगा कि अगले 20,000 टेस्ट में भी कितने जाने हैं। मतलब अल्लाह ना करे ज़्यादा हो, लेकिन ये अगले 20,000 टेस्ट में अल्लाह करे कि यही अगर हो और इससे कम हो जाए तो फिर मेरे ख्याल में हम अच्छी पोजीशन में ही रहेंगे। सही। तो यार उसमें मेरे ख्याल है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उसमें मतलब ये भी है कि क्या रिस्क ग्रुप का हो रहा है, ओवरऑल स्क्रीनिंग का है, या सिर्फ वो लोग जो सिम्टम्स लेके आ रहे हैं सिर्फ उनका टेस्ट किया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर साउथ कोरिया का देखा जाए तो उन्होंने जिस तरह कर्व को फ्लैट करने में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हैं। तो उनकी जो मेन जो टेक्निक थी या मेन जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि उन्होंने सबसे ज़्यादा पर मिलियन पॉपुलेशन में सबसे ज़्यादा टेस्ट उन्होंने कंडक्ट किए और उनको ट्रैक किया और फिर आइसोलेट किया। ये स्ट्रेटजी ही मेरे ख्याल लॉन्ग टर्म चलेगी। उसमें फिर ये हम बाद में बात कर सकते हैं कि किस कंट्री में, यानी ओवरऑल पूरी दुनिया में यही, अमेरिका में भी यही कंप्लेन है कि जो टेस्ट हैं या स्क्रीनिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए। अच्छा, स्वीडन में जो मैं बताऊँ, स्वीडन में भी ओवरऑल सिचुएशन यही है। जहाँ तक टेस्टिंग की बात है, लोगों को कंप्लेन है और सिर्फ जो लोग रिस्क ग्रुप में है सिर्फ उनको टेस्ट किया जा रहा है। जहाँ तक बात है जो हमें भी हम चीज़ डिस्कस कर रहे थे कि लोग किस तरह इफेक्ट हो रहे हैं डिफरेंट सेक्टर, तो स्वीडन में ओवरऑल हम यानी जो हम कह सकते हैं कि जो पुअर एक लेवल हम डिफाइन करते हैं ना कि हम एक वर्किंग क्लास है और एक बिल्कुल पुअर क्लास है, तो स्वीडन में ओवरऑल लाइफ स्टैंडर्ड या अनएम्प्लॉयमेंट रेट या उस तरह गुर्बत उतनी है नहीं। तो अभी तो इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा। गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है, टैक्स क्योंकि इतना ज़्यादा जाता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो बड़ी-बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको कुछ मतलब उनके लिए कुछ पैकेजेस का भी अनाउंस किया है। तो जो लोग वर्किंग फ्रॉम होम है उसमें उन्होंने कहा कि भाई जो उनका जो परसेंटेज है वर्किंग की वो 60% या 80% हो जाएगी, बाकी 20 to 40% जो है वो गवर्नमेंट देगी बड़ी-बड़ी कंपनीज में। लेकिन ये सिचुएशन ये करंट है। आगे ऐसा क्या होता है उसको भी हम जाके डिस्कस करेंगे अभी कि लॉन्ग टर्म में क्या होता है। तो लॉन्ग टर्म में जो है वो सिचुएशन ऑफ कोर्स पाकिस्तान की तरह और इंग्लैंड की तरह सही नहीं लगती। फिलहाल जो है वो चीज़ें चल रही हैं। फिलहाल जो है वो कंपनीज जो है वो कोई कंपनी दिवालिया होने के करीब सुनने में आ रहा है कि हैं, लेकिन अभी तेजी से दिवालिया या जो है वो बैंक्रप्सी डिक्लेरेशन जो है वो कंपनीज की बहुत ज़्यादा आई नहीं है अभी तक। लेकिन सिचुएशन ओवरऑल जो है वो आगे चल के अच्छी नहीं लगती।